हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत करते हैं हम आपके यूट्यूब चैनल खुश स्टडी पॉइंट में। आइए आज की इस वीडियो में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट फिजिक्स का ही वीडियो है और ये क्लास 10 के बच्चों का है। फिजिक्स का है जो कि एक से 2-3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखो, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन, यानी जो कांच की जो सिल्ली होंगे उससे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। ठीक है, तो आइए इस डायग्राम को याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो है ना, इससे पहले भी आप लोग कांच से अपवर्तन को देखा है, ठीक है, और इसका फिगर भी देखे थे। यानी अपवर्तन की बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इसको जूम कर लेते हैं तो स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या है, आपतित किरण। तो भाई आपतित किरण कहते किसको, तो ये मालूम होनी चाहिए आपतित किरण। तो देखिए दो माध्यमों के सतह पर, यानी दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जो किरण पड़ती है ना, उसे आपतित किरण कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक आपका कांच बन गया, इधर आपका विरल माध्यम है वायु, और ये जो कांच है ये सघन माध्यम। अगर बात करें तो ये वायु जो है विरल माध्यम हो गया और कांच जो है यहाँ अंदर, तो वो हो गया आपका सघन माध्यम। ठीक है, चलिए तो देखिए आपतित किरण क्यों आ गया, तो दो माध्यमों के बीच पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद आपतन बिंदु किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर जो बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर, तो इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, आपतन बिंदु बोलेंगे। तो आपतन बिंदु है जो कि कहते किसको, इसको भी याद रखेंगे। ऐसे जो कि पीछे वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, फिर भी इसको है जो कि एक बार समझ लीजिए। अगर जो यहाँ से भी डायरेक्ट जो देख रहे हैं वो भी समझ जाएंगे। तो आपतन बिंदु क्या है, तो दो माध्यमों के सतह पर, दो माध्यमों के सतह को अलग करने वाली आपतित किरण जो है, देखिए आपतित किरण ये है ना, ये आपतित किरण हो गया ना। तो दो माध्यमों के बीच, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के बीच जिस बिंदु पर पड़ती है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये माध्यम और इस तरह से, तो इस पर जो है यहाँ पर पड़ती है ना, तो इसी बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपवर्तित किरण। ये आपतित किरण देख लिए, आपतन बिंदु देख लिए, अब देखते हैं हम लोग अपवर्तित किरण। बस फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए दूसरे माध्यम में प्रकाश के चलने की दिशा को, ये कौन से माध्यम में चला गया, दूसरे माध्यम से। हम बोल सकते हैं कि यहाँ वायु माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर यह विलंब, तो विलंब किसको बोलेंगे, तो मालूम है आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अब जो कि जानते हैं कि आपतन कोण किसको बोलते हैं, कोणाई से जो है यहाँ पर इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको कोणाई से डिनोट किया जाता है। तो आपतन कोण किसको बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पर अभिलंब हो गया ना, और ये आपतित किरण, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अब देखिए परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण किसको बोलेंगे, तो ये देखिए ये आपका जो है अपवर्तित किरण हो गया है ना, और ये अभिलंब हो गया, और इसके बीच में आपका कोण आर बना हुआ है कि नहीं, तो इसी को बोलेंगे अपवर्तन, क्या बोलते हैं इसको, अपवर्तन कोण। हाँ, अपवर्तन कोण। ये जो हो गया कोणाई, ये आपतन कोण हो गया। आपतन कोण को कोण आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपतन कोण को जो है डिनोट करते हैं किससे, तो कोण आई से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, आपतन कोण को कोण आई से और अपवर्तन कोण को कोण आर से। यदि ये डबल कोण आर बनेगा तो कोण I1 यानी I2 कर देंगे, और फिर एक और कोण बनेगा अपवर्तन कोण, तो कोण R2 कर देंगे। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर में, हम यहाँ क्लियर करा दिया आपतित किरण और अपवर्तित किरण, और इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु को भी क्लियर करा दिए और आपतन कोण को भी करा दिए। और यहाँ पर जो है परावर्तित, यानी परावर्तित नहीं, यह अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण और आपतन बिंदु, आपतित किरण, अपवर्तित किरण कंप्लीट हो गया। चलिए और देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिगर को थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दिखाई देगा।
यहाँ पर आपको एक निर्गत किरण और एक क्या दिखाई दे रहा है, पार्श्विक विस्थापन। तो इसको समझिए, मैं फिगर में आप लोग को याद करवा दूंगा, ठीक है ना। आपको जो कि घबराने की कोई बात नहीं है, आपको याद हो जाएगा फिगर के देखते के साथ ही। अब देखिए निर्गत किरण है क्या, तो निर्गत किरण सभी को मालूम हो जाना चाहिए ये क्या निर्गत किरण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आया है किरण, ये आपतित किरण है, और ये जो है आपका अपवर्तित किरण है, ठीक है, अपवर्तित किरण, ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि सघन माध्यम से निकलने वाली किरण, ये देखिए सघन कांच जो हमारा सघन माध्यम हो गया ना, तो सघन माध्यम से बाहर निकलने वाली किरण को क्या बोलते हैं, निर्गत किरण बोलते हैं, ठीक है ना। यानी आपतित किरण जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो प्रवेश करने के बाद फिर क्या होती है, जब बाहर निकलती है तो बाहर निकलने वाली किरण को क्या बोलते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए निकलने वाली किरण को यानी बोल सकते हैं ना, ये देखिए आप देख रहे होंगे खुद कांच, ये आपका जो है सघन माध्यम हो गया, ठीक है ना, और ये जो आपका वायु है ये विरल माध्यम हो गया। आपको माध्यम पढ़ाए थे, माध्यम दो प्रकार के, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं निर्गत किरण क्या हो गया, तो सघन माध्यम से निकलने वाली किरण को निर्गत किरण कहेंगे, समझ में आया। हालांकि देखिए ये विरल माध्यम निकल गया, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती किरण को, तो आप देख रहे हैं ना सघन माध्यम से फिर विरल, यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है और फिर सघन माध्यम से कहाँ विरल माध्यम में, यानी कहने का मतलब इसको समझिए, मैं छोटा कर देता हूँ आप आसानी से समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पर ये जो आपका वायु है बाहर में आपका विरल माध्यम, कांच है जो सघन माध्यम, फिर वायु आ गया, फिर विरल माध्यम, तो यहाँ पर क्या हो गया आपतित किरण। देखिए आपतित किरण क्या हो गया, ऐसे पहले समझिए, विरल माध्यम में से देखिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम है ना, तब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, फिर सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में निकल जाती है, तो इसे बोलते हैं निकली गई किरण को निर्गत किरण कहते हैं। चलिए कंप्लीट हो गया। आप देखिए आपको ये समझना है पार्श्विक विस्थापन, ठीक है ना। ये पार्श्विक विस्थापन क्या होता, पार्श्विक विस्थापन, तो देखिए पार्श्विक विस्थापन कोनो भारी चीज़ नहीं है। आप देख रहे होंगे कि ये जो पार्श्विक विस्थापन जो है ये क्या है, ये बीच की लंबिक दूरी है। तो बोल सकते हैं ना कि ये जो है आपतित किरण, ये इसको आपतित किरण ही कहेंगे ना, जब इस तरह से आ रहा है तो इसको आपतित किरण बोलेंगे। तो ये आपतित किरण हो गया, और ये निर्गत किरण के बीच लंबिक दूरी को, यहाँ पर बीच लंबिक दूरी हो गया ना, तो इसके बीच की लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, समझ गया। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर देखिए आपका ये ध्यान देखिए यहाँ पर भी आपका एक कोण बन रहा है ना, आप इसको गौर से देखिएगा पता चल जाएगा, ठीक ना। देखिए सभी का है जो कि बारी बारी से नाम जान लेते हैं। अगर यहाँ बात करें, देखिए अगर यहाँ हम बात करें कि OE, ठीक है ना, किसको बात कर रहे हैं, यानी सभी किरण के नामकरण, जैसे नाम बताना है कि ये कौन सा किरण होगा। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए क्या OE है ना, तो ये OE लिख दिए, उसी तरह से O लिख देते हैं, ठीक है। उसी तरह से और क्या लिखते हैं O डैश, ठीक है ना, O डैश, फिर है जो कि क्या लिखते हैं N डैश, N डैश, ठीक है ना। उसी तरह से और क्या लिखते हैं तो M डैश, ध्यान दीजिएगा M डैश लिख दिया ना। उसी तरह से और लिखते हैं O डैश H, ठीक है। इधर जो होगा आपका ये जो इधर आ रहा है ये H होगा, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है H है, O डैश H हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से और जो है निर्गत किरण का ये पाठ लिखा रहे हैं इसमें OH, और इसके बाद जो है ये क्लियर हो गया। और हाँ GP की बात करें, GP, तो देखिए GP को ध्यान दीजिएगा क्या हो, ठीक ना, GP। अब देखिए OE को क्या बोलेंगे, तो OE को क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। OE को आपतित किरण बोलेंगे, और यहाँ जो O है ये आपतन बिंदु हो जाएगा, और O डैश जो है आपका O डैश के बोलते हैं अपवर्तित किरण हो जाएगा। N डैश को बोलेंगे अभिलंब, M डैश को भी बोलेंगे अभिलंब, O डैश H को बोलेंगे निर्गत किरण, और GP को बोलेंगे क्या पार्श्विक विस्थापन
जिसको एस भी कह सकते हैं, एस ही हो गया, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो ये पारसविक विस्थापन हो गया। तो ये सभी का नामकरण क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ जो आप लोग के जो लिखा हुआ मैंने उसी को समझाया फिगर में, चाहे तो आप इसको जो कि पढ़कर भी समझ सकते हैं कि ये जो है। चलिए मैं बता ही देता हूँ। देखिए यहाँ पर बताते सारे कागज की एक शीट है, यानी इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो सफ़ेद कागज सारे का दिए, सफ़ेद कागज की एक शीट ड्राइंग बोर्ड पर पिनों की सहायता से फैलाकर लगाएं। शीट के बीच में कांच का आयताकार स्लैब रख दिए। वहाँ पर है जो कि कांच के स्लैब रख दीजिएगा, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक पेंसिल से स्लैब की सीमा रेखा खींचे। एक पेंसिल से क्या करिएगा, ये शीशा जो कांच के शीशा है उसे एक सीमा रेखा खींचिएगा, जैसा कि चित्र में अभी आपको दिखाए थे वैसा खींचना। यह सीमा रेखा ABCD है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सीमा रेखा, ये जो आप देख रहे हैं ना सीमा रेखा जो है ABCD है, ठीक है। इस तरीका से स्लैब खींचना है। कहने का मतलब ऐसे खींचना है पेंसिल से, ठीक है। देखिए इस तरीका से ऐसे आयताकार है ना, आयताकार है ना, तो इसी तरह से आयताकार खींचिएगा, ठीक। चलिए तो आयताकार स्लैब खींचिएगा, हो गया। और स्लैब फिर हटा दीजिएगा, खींच उच लीजिएगा। तब फिर क्या बोलता है, AB सतह पर तिरछी लाइन बनाकर इन पर 2 पिन EF गाड़ दीजिए, उसको खोज दीजिए। अब स्लैब को अपनी सीमा रेखा पर रख दे। तो फिर क्या पाएगा, E, F के प्रतिबिंब को CD फलक से देखते हुए इसके सीधे में 2 पिन GH आगे पीछे गाड़ दे। फिर गाड़ना, तो स्लैब और पिनों को हटा दे, तो G और H की नोक की निशान को मिला दे। यानी ये बनाने का तरीका हो गया, ठीक है। आप जो कि फिगर को देख लिया, आप इस तरह से बना सकते हैं। ये कोनो बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इतना कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आपको है जो कि पारस्परिक विस्थापन बताए दिए हम, बीच की लंबिक दूरी होता है ना, ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबिक दूरी होता है। देखिए यहाँ पर भी बताया गया, आपतित किरण और क्या निर्गत किरण के बीच की लंबित दूरी को यानी GP, तो GP यानी S को क्या बोलते हैं, पारस्परिक विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी मालूम है। चलिए नेक्स्ट है जो कि पॉइंट में बढ़ते हैं। अब हम लोग को देखना क्या है, अपवर्तन। अब देखिए अपवर्तन को समझिएगा। अपवर्तन क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो देखिए अपवर्तन क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, इसका वह गुण है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो है उसका वह गुण होता है जो यह सूचित यानी सुनिश्चित करता या सूचित करता है किस माध्यम में प्रकाश के वेग का मान और इसकी दिशा क्या होगी। यानी अपवर्तनांक का अर्थ हो गया क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि अपवर्तनांक ये बताएगा कि प्रकाश के वेग का मान और इसकी दिशा क्या होगा। यानी इस माध्यम में, माध्यम आपको 2 प्रकार के पढ़ाते हैं, एक सघन माध्यम, विरल माध्यम। तो अपवर्तनांक जो है ना माध्यमों के ही बारे में बताएगा कि कौन से मतलब कि माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा और किस में कम क्या होगा, दिशा क्या होगा, ये सारी चीज़ों का जिक्र किया जाता है अपवर्तनांक में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपवर्तनांक के बारे में समझिए। तो देखिए पहले अपवर्तनांक को और बेहतर से जानने से पहले इसको कुछ और जान लेते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश के वेग का परिमाण जो है कम हो तो उस माध्यम का अपवर्तनांक जो है ना अधिक होता है। मतलब जिसका अपवर्तनांक जितना ही कम होगा ना तो उसका जो कि जिसका जो अपवर्तनांक मैंने क्या बोला, जिस माध्यम में प्रकाश के वेग का परिमाण कम होगा यानी प्रकाश का वेग यानी चाल जो है प्रकाश का चाल कम होगा, तो याद रखिएगा उस माध्यम का जो अपवर्तनांक होंगे वो अधिक होता है, ठीक है। और इस क्रिया को प्रकाशीय सघन कहते हैं, ठीक है। यानी जिस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो, कम हो, तो अपवर्तनांक अधिक होता। यानी प्रकाश का यदि वेग कम गया तो अपवर्तनांक बढ़ जाएगा, और यदि प्रकाश का वेग अधिक है तो अपवर्तनांक जो है कम होगा। याद रखिएगा मैंने क्या बोला कि जिस माध्यम में प्रकाश के वेग का परिमाण क्या हो, कम हो, तो उसमें अपवर्तनांक जो है उस माध्यम का जो अपवर्तनांक बनेगा वो अधिक हो जाता है, और इसी क्रिया को प्रकाशीय सघन कहते हैं। और याद रखिएगा कि जिस माध्यम में प्रकाश का वेग का परिमाण जो अधिक होगा ना तो अपवर्तनांक का जो मान होगा वो कम होगा, ठीक है। और इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाशीय विरल कहते हैं। यानी प्रकाश का वेग अधिक होता तो विरल माध्यम होता ना, तो इसलिए प्रकाशीय विरल बोले। तो जिसमें प्रकाश का वेग का जो परिमाण होगा उसका जो गति होगा वो अधिक होगा, और यह जो है माध्यम में अपवर्तनांक कम होता है तो उसे प्रकाशीय विरल माध्यम कहा जाता है। यानी समझा नहीं, प्रकाशीय सघन में क्या होता है कि प्रकाश का वेग का परिमाण जो है कम होता है, जब कम हुआ तो अपवर्तनांक अधिक होगा,
और जब प्रकाश का वेग अधिक हुआ तो अपवर्तनांक कम हुआ। तो जिसमें अपवर्तनांक अधिक होता और प्रकाश का वेग कम होता तो उसको बोलते हैं प्रकाशीय सघन, ठीक है, प्रकाशीय सघन माध्यम। और जिसमें प्रकाश का वेग का परिमाण अधिक हो तो अपवर्तनांक कम होगा, ठीक है, और इसे बोलते हैं प्रकाशीय विरल। समझ गया। चलिए अब जो कि इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, गणितीय रूप में किसी माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के रूप में दी गई है। अर्थात इस तरीका से अपवर्तनांक की अगर बात करें ना, तो अपवर्तनांक तो समझ गए कि अपवर्तनांक के किसी माध्यम का वह गुण दर्शाता है या सुनिश्चित करता है कि किस माध्यम में प्रकाश का वेग का मान क्या होगा, दिशा क्या होगा, ठीक है। इस गुण को प्रदर्शित करने वालों को क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर मैं बता रहे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? तो अपवर्तनांक वो है किसी मतलब कि माध्यम के अपवर्तनांक का वो गुण होता है जो प्रकाश के वेग की क्या करते हैं ना, वो अपने वेग के मान को बताता है और दिशा को बताता है। तो इस क्रिया को बोला जाता है अपवर्तनांक। यह अपवर्तनांक क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे अपवर्तनांक की परिभाषा। देखिए यहाँ पर ये जो कि इस तरह से भी दर्शाया गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक बोलेंगे। ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे में बोला कि किसी भी माध्यम का निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को बोलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अपवर्तनांक यानी अनुपात के रूप में दी जाती है। तो अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं। तो अपवर्तनांक का जो फार्मूला बनता है, क्या बनता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जो माध्यम दिया हुआ रहेगा वो बटे में लिखाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल सभी को मालूम है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है, ठीक है, वो हवा में प्रकाश की जो चाल होता है, मतलब कि जो निर्वात या शून्य का है, तो निर्वात में या शून्य में प्रकाश की जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक का फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलेंगे जी? तो अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है। तो अपवर्तनांक का ये फॉर्मूला बन गया। अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अपवर्तनांक को किससे डिनोट करते हैं? n से। तो n बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को c से डिनोट करते हैं और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को v से डिनोट करते हैं। तो यहाँ c का जो मान होगा आपको याद होनी चाहिए। c का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये c ही नहीं है, इसको बोलते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। तो पूछेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है बाबू? तो बोलिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर 2 हो तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल, अब इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है, ठीक है। तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ पर देखिए सोल्यूशन किया गया कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर 2 दिया हुआ हो तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा? तो आइए यहाँ पर है जो कि यही फॉर्मूला बन गया। देखिए यहाँ पर आप इसको देखिएगा, अपवर्तनांक यानी n के जगह पर यहाँ तो रखा जाएगा, जो दिया हुआ है यहाँ पर ये क्या है? 2 दिया हुआ। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा? 2 रखिएगा न। अब बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा? c। तो c का मान तो जानते हैं कि 3 × 10⁻⁸ क्या था? 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब बटा क्या होगा? उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो उस माध्यम, तो कोई भी माध्यम का अपवर्तनांक दे ले तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल नहीं मालूम, इसको v से डिनोट कर दो, इधर क्रॉस गुना कर दो। तो 2v बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ से v बराबर निकालिए। तो v बराबर निकालिएगा तो यहाँ पर देखिए बताया हुआ, तो यहाँ पर जो v बराबर हो जाएगा वो 3 × 10⁸ बटा 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये 3/2 को भाग लगाइए, है ना, 10⁻8 को छोड़िए। तो 3/2 को भाग लगाइएगा तो यहाँ से 2/3, तो एक बार में लगेगा ना 2। 3 में से 2 गया 1 और यहाँ से पॉइंट बनाएंगे 0 2 5 10, तो 1.5 मीटर, सॉरी 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप इसको है जो कि ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, बटा छोड़ करके। क्लियर हो गया। और मान लीजिए अब देखिए, तो यहाँ पर क्लियर हो गया आप लोग को कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर 2 हो जाए
n बराबर क्या हो जाए 2 है, यानी n का मान दे ले, ठीक है। तो इस माध्यम में प्रकाश के चाल क्या होगा, मैं दोबारा समझा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, c बटा v, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर n बराबर c बटा v, चलो मैं इसको बता देते हैं अच्छा ढंग से, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आप गौर से, इसको देखिए, मान लीजिए क्या n बराबर क्या फॉर्मूला था आपको, जो n बराबर फॉर्मूला होता है ये c बटा क्या होता है जी v। तो यहाँ पर जो है n का मान क्या दिया हुआ है, n का मान 2 दे दिया है, और c का तो मान जानते हैं, ये निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है 3 गुने 10 की घात 8, अब बटा में क्या हो जाएगा v। अब क्रॉस गुना कर दीजिए तो 2v बनेगा, नहीं तो 2v बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने 10 रेज़ टू दी पावर 8। अब निकाल दीजिए v बराबर, तो v बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 3 गुने 10 की घात पर पावर क्या हो जाएगा 8 अब बटा 2। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 बटा 2 गुना 10 की घात कितना हो जाएगा 8। अब इसको भागा दीजिए 3 बटा 2 को, तो ये एक बार में लगेगा, फिर पॉइंट, फिर 2 पचे 10 गुना 10 पर पावर 8, यानी ये जो है ना ये आपका चाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, मान लीजिए कह दिया क्या, यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो 2 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड हो, तो इस माध्यम का अपवर्तनांक अब जिसे निकालना है, तो इतना दिया हुआ है, यानी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दे दिया, कोई भी माध्यम का, यानी कोई भी माध्यम के प्रकाश की चाल दे रहा है, यानी ये v बराबर दिया हुआ, ठीक है। तो v बराबर क्या है दिया दोस्तों 2 गुना 10 रेज़ टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो आप सभी को मालूम है कि n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो n बराबर याद रखिएगा c बटा वी यू, क्या होता है c बटा वी यू। तो n बराबर रख दिया और c बटा वी यू, तो c क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ रही या नहीं रहे, c का जो मान होता है निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है वो 3 गुने 10 रेज़ टू दी पावर 8 होता है, ठीक है। और उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 गुने 10 रेज़ टू दी पावर 8 है। अब देखिए यहाँ से 10 पर पावर 8 है, 10 पर पावर 8 कैंसिल हो गया, आपके पास जो है बच गया 3 बटा 2, ठीक है। जब 3 बटा 2 बच गया तभी 2 से भाग लगाइएगा, एक बार में लगेगा पॉइंट, फिर 2 पचे 10, यानी अपवर्तनांक ये निकल के आ गया, ठीक है 1.5 होगा, ठीक है। यानी किसके लिए, तो यदि किसी माध्यम में जब प्रकाश की चाल इतना हो 2 गुना 10 रेज़ टू दी पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तो इस तरह से निकाल लीजिए n बराबर 3 गुना 10 की घात 8, ये निर्वात में होता है, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ही 2 गुना 10 की घात क्या है 8 है ना, तो ये इसी को रख दिया, इसको 10 पर पावर 8 10 पर पावर 8 से कैंसिल, तो बच गया क्या दोस्तों 3 बटा 2, और 3 बटा 2 का मान होता है 1.5। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए कुछ पॉइंट है, यदि दो माध्यमों का अपवर्तनांक n1 और n2 हो, तो इन माध्यमों प्रकाश की चाल c1 और c हो, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इस तरीका से हो, तो अब यहाँ पर ही क्या बन जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ही बोल दिया ना, यानी c हो, तो देखिए यहाँ पर इसको पहले समझिएगा, आपको दो माध्यमों का अपवर्तनांक दिया हुआ n1 और n2 है, दो माध्यमों का अपवर्तनांक भैया n1 और n2 हो, तो इन माध्यमों में प्रकाश की चाल c1 और c2 हो, ठीक है ना। तो यदि दो माध्यमों का अपवर्तनांक n1 और n2 हो, तो इन माध्यमों में प्रकाश की चाल c1 और c2 हो, तो अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ से देखिए n1 और क्या हो गया अपवर्तनांक n1 और n2 हो गया, दोनों अनुपातित कर दिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा c आया को क्या कर दिया c1 हो, फिर c और फिर c2 हो। तो अब देखिए इसको क्या करिएगा, इसको हल करिए, हल करने का प्रयास करिएगा कि n1 और n2 का अनुपात क्या होगा। तो आप इसको जो c बटा c1 है और इसके बाद जो नीचे में इसको गुना में पलटिए, तो क्या हो जाएगा c2 बटा c1 ही होगा ना, नहीं c2 बटा, जब लिखी दिए c2 बटा तो ये नहीं लिखना, यानी इस तरीक़ा से देखिए, गौर से देखिए भाई साहब, यहाँ पर क्या c बटा c1 गुना पलट दीजिए, तो क्या जगह c2 बटा c, तो c से c खत्म, क्या बच गया c2 बटा c1। समझ में आया, यानी यहाँ पर जो कर रहा है उसी को मैंने फॉलो किया, बोला कि यदि दो माध्यमों का अपवर्तनांक n1 और n2 हो,
तो इन माध्यमों में प्रकाश की चाल C1 और C2 हो, तो इस तरीका से पूछ रहा है। तो आप सभी को मालूम है ना फार्मूला, देखिए n बराबर क्या लिखाते हैं CV। तो देखिए यहाँ से याद रखिएगा, इस तरीका से देखिए यहाँ पर बना रहे, यहाँ फार्मूला जो होता है n बराबर क्या होता है C/V। ठीक है, बोलता दो माध्यमों का अपवर्तनांक n1 और n2 हो, और दो माध्यमों का अपवर्तनांक n1 और n2 हो। तो यहाँ से क्या करते हैं n1 और ये क्या करते हैं n2। ठीक है, और ये C, तो यहाँ से आपका C1 होगा। ठीक है, और एक आपका जो है यहाँ पर और क्या जगह C, और ये बटा में C2 होगा। समझ में आया? आपका जो ये जो है C हो गया पहले से, और C1 और C2, ये n2 के लिए हो गया। समझ गया ना? यानी n1 के लिए C/V हुआ ना, फिर n2 के लिए C/एक का को लिखिएगा ना, तो आपको यहाँ से लिखाएगा C/C1। समझ गया ना? अब इसको उलट दीजिए, जैसे ये जो लिखा हुआ है इसको उलट दीजिए। हाँ, तो इसको उलटिएगा तो आपके पास क्या मिलेगा C2/C1, सॉरी C1 ने C खाली, तो C से C खत्म, तो C2/C1 होगा कि नहीं? तो ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, और इसको जो कि कंपेयर करिएगा तो देखिएगा n/n2। अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, जिससे जो बच गया इसको समझिएगा। n/n2 बराबर फिर क्या हो जाएगा C2/C1, क्रॉस गुना करिए तो आप यहाँ से क्या देख पाइएगा n1 C1। ठीक है, अब बराबर n2 और फिर क्या हो जाएगा C2, तो ये बन गया आपका। समझ गया ना? अब देखिए यहाँ पर जो कि कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्या कहता है यहाँ पर। देखिए कहता है यदि दो माध्यमों का अपवर्तनांक n1 और n2 हो, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को n21 के रूप में भी लिखा जाता है। इसी तरह दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक को n12 के रूप में लिखा जाता है। जैसा कि देखिए इस तरह से स्पष्ट है। इसको कैसे लिखेंगे, यानी क्या करा, दो माध्यमों का अपवर्तनांक n1 और n2 है ना, तो पहले माध्यम के सापेक्ष अगर दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के अकॉर्डिंग लिखना, तो n21 के रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, n21 के रूप में। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए n21 के रूप में लिख दिए कि नहीं, तो ये क्या बन जाएगा 1/n1 और n2, यानी इस तरीका से बनेगा ना बराबर। अभी ये जो कि इस तरीका से करिएगा तो क्या हो जाएगा n2 और बट्टा क्या हो जाएगा n1। ठीक है, n2 और बट्टा क्या हो जाएगा n1, फिर बराबर C और बट्टा C2 इंटू C1/C बराबर C1/C2। मतलब कि ये और ये कट ही जाएगा, तो C1/C2 ही बचेगा ना। तो देखिए आप n2/n1, तो यहाँ पर फिर क्रॉस गुना करेंगे तो ही ना बचेगा। आपको अभी जो लाए इसी तरीका से बच रहा n2 में n1, और इधर क्या हो जाएगा C1/C2। तो यहाँ पर जो है इस तरीका से यही वाला पार्ट आ जाएगा, और यहाँ भी पता है ना यही आ जाएगा। अब देखिए और एक तो और लिखा जाता है ना n1 के रूप में भी लिखा जाता है, तो n12 के रूप में, तो 1/n21 लिख दिए। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा C2/C1। ठीक है ना, C2/C1, तो एक यहाँ लिखा जाएगा C2/C1 और एक यहाँ हो जाएगा C1/C2। यानी जब इसको n21 पूछेगा तो C1/C2 होगा, और ये n12 होगा n21 हुआ, तो n21 हुआ तो C1/C2, n21 भी हो सकता है 1/, या फिर यहाँ पर देखिए n12, तो n12 बराबर क्या हो जाएगा C2/C1। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये क्या होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, अब देखिए यहाँ पर क्या निर्वात का अपवर्तनांक का मान इकाई माना गया है। निर्वात का अपवर्तनांक के लिए अगर इकाई के लिए माना गया हल करने के लिए, तो ये निर्वात का माना गया। ठीक है, जिसका मैंने बताया था इसका चाल क्या होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात की।
ये क्या ही माना जाता है। इसी कारण से निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी n को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहा जाता है। तो कुछ माध्यमों के पदार्थों का अपवर्तनांक सारणी में दिया हुआ है। आइए उस सारणी को देख लेते हैं और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। देखिए वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो इस तरीक़ा से आता है 1.003, और यदि बर्फ़ के अपवर्तनांक की बात करें तो 1.31, जल के अपवर्तनांक 1.33 होता है, अल्कोहल का अपवर्तनांक जो होता है 1.36 होता है, केरोसिन का जो अपवर्तनांक होता है 1.44 यानी 1.44 होता है, और तारपीन तेल का अपवर्तनांक 1.47 होता है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। ठीक है, 1 क्या होता है 5 होता है। आइए तो कांच का हो गया 1.5। अब देख लेते सघन है प्लेट कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, तो बोलिएगा 1.65 होता है। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो इतना ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।